नमस्कार, मैं हूं संजय बोहरा और राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों विधायक दलों की बैठक होने वाली है। बीजेपी में जहां वसुंधरा राजे इसके लिए जयपुर पहुंच चुकी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो कि पिछले 1 महीने से दिल्ली में थे, वो भी लौट आए हैं। इसके अलावा आज बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की कांग्रेस में विलय को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो यह आज की दो महत्वपूर्ण खबरें राजस्थान में राजनीतिक दृष्टि से, जिन पे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस बैठक आज होने वाली है, जिसके लिए केसी वेणुगोपाल आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है, इसके बावजूद कि सचिन पायलट कल जयपुर लौट आए थे। तो माना जा रहा है कि इस दोनों के बीच में जो थोड़ा तनाव है, उसको कम करने और उनको मेल मुलाकात करने के लिए वेणुगोपाल मध्यस्थता करेंगे। इस पर हम पहले अपने संवाददाता रामस्वरूप से बातचीत करते हैं। रामस्वरूप, क्या खाका बन रहा है? किस तरीके से मुलाकात करवाई जाएगी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की? में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। हालांकि अभी समय तय हुआ नहीं है। हालांकि शुरू में सुबह पता चला कि 10 बजे सीएमआर पे मीटिंग होगी, लेकिन 10 बजे अभी शुरुआत मीटिंग की हुई नहीं है। मीटिंग का टाइम थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मीटिंग से पहले सचिन पायलट से वेणुगोपाल और जो दूसरे बड़े नेता हैं सुरजेवाला जी और अविनाश पांडे जी, पहले उनसे मुलाकात करेंगे। पहले सचिन पायलट से मुलाकात के बाद में जो है टाइम तय होगा और उसके बाद में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक कहाँ बुलाई जाती है इसका अभी जगह तय नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई थी, तब भी एक तरह से ये मुद्दा बना लिया गया था कि वो आवास पर मीटिंग क्यों बुलाई थी। तो हालांकि अभी तक के समाचार यही आ रहे हैं कि जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है वो मुख्यमंत्री आवास पे होनी है, लेकिन अभी स्थान और समय तय हुआ नहीं है। लेकिन यह तय है कि विधानसभा सत्र कल से शुरू होना है। करीब 1 महीने की लंबे गतिरोध के बाद में अब आज मीटिंग जरूर होगी। तो ये पहला दिन होगा जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट। रामस्वरूप, ये बताइए कि क्या जो सचिन पायलट समर्थक विधायक थे वो बैठक में जाएंगे, और क्या निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है? इसके लिए क्या इस बार पार्टी की तरफ से कोई व्हिप जारी हुआ है विधायक दल की बैठक को लेकर? अभी विहिप जारी हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी निर्दलीय विधायक हैं वो अभी तक उनके साथ में ही हैं। यानी कि जो पूर्व में होटल में रुके हुए थे, पहले जयपुर के फॉर्मेट होटल में, उसके बाद में जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में, और बाद में जब कल वो वापस आ गए, तब जो जितने निर्दलीय विधायक जो इनके साथ थे वो सभी होटल में ही हैं। तो जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है उसमें वो सब साथ में रहेंगे। लेकिन कल देर रात को सचिन पायलट के आवास पर उनके जो साथी 19 विधायक हैं, उन पायलट को मिलाकर के उनकी बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय क्या हुआ इसकी जानकारी पूरी आई नहीं है, लेकिन यह तय है कि आज जो बैठक होगी, जिससे पहले वेणुगोपाल सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे, तो तय है कि सचिन पायलट सहित तमाम जो उनके समर्थक जो 19 विधायक हैं वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। आज जैसा कि 1 महीने का जो गतिरोध था, एक मतभेद और मनभेद जो पनपा हुआ था, तो उसके लिए आज सभी एक साथ बैठेंगे। रामस्वरूप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि भूलो और माफ करो, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके जो समर्थक विधायक थे उन्होंने इन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब मीटिंग में क्या माहौल रह सकता है? क्या कुछ बयान जो दोनों तरफ के जो विधायक हैं उनकी तरफ से आए हैं? हमने एक बयान विश्वेंद्र सिंह की तरफ से देखा था कि हमारा सरकार गिराने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने काफी कड़े शब्द इस्तेमाल किए थे सचिन पायलट के खिलाफ, उनका कहना है कि सचिन पायलट का मान सम्मान बरकरार है। तो क्या और भी कुछ हमें सुनने को मिल रहा है दोनों तरफ के विधायकों से? देखिए, ये बातें जितने भी बातें हैं ये कल से पहले की, यानी कि जब परसों जब सुलह की बातें हुई थी दिल्ली में, उससे पहले की जो बातें हैं, यानी कि जब सुलह के प्रयास जारी थे, तब जरूर जो होटल सूर्यगढ़ में बैठक हुई थी जैसलमेर में, उसमें ये बात उठी थी कि उन बागियों को जो है सत्ता और संगठन में स्थान नहीं दिया जाए। लेकिन कल हमने जब
बाकी तमाम नेताओं से या फिर विधायकों से जयपुर के एयरपोर्ट पर बात करी थी, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि पहला काम लोकतंत्र को बचाने का है, सरकार को बचाने का है, प्रदेश में सरकार स्थायी रहनी चाहिए। खासतौर से निर्दलीय विधायकों ने भी कहा था कि प्रदेश में सरकार स्थायी रहनी चाहिए, इसलिए पहली प्राथमिकता उनकी वही है। जहाँ तक बात बीते गतिरोध की करें, बीती कार्रवाई की मांग की करें, तो ये बात कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने जब आए थे तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि भूलो और बिसार दो, माफ़ करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये एक सभी को साथ में लेकर चलने का एक संदेश है, जिससे लगता है कि अब प्रदेश में जो है कांग्रेस पूरी तरह से एकजुटता से सरकार को चलाएगी। हालांकि जैसा आपने बताया था कि मनभेद जरूर है, पता नहीं वो कब बन पाएगा, लेकिन हाँ रामस्वरूप, हम एक दूसरी खबर लेते हैं क्योंकि आप जैसा कि आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक भी आज हो रही है और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कि पिछले काफी समय से जयपुर से बाहर थी, वो लौट आई हैं। इसके अलावा केंद्र ने अपने कुछ दूत भी भेजे हैं, जिसमें वी सतीश, जो कि इनके राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, अविनाश राय खन्ना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के इंचार्ज हैं, और मुरलीधर राव और नरेंद्र सिंह तोमर, इनको भी भेजा जा रहा है। रामस्वरूप, ये बताइए कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चार अपने जो केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं उनको यहाँ पर भेज रही है इस मीटिंग के लिए? क्या उनको कोई आशंका लग रही है या कुछ और बात है? यही सामने आ रही है कि जिस तरह से एक पार्टी में एक मनमुटाव देखा जा रहा था, जो गुटबाजी देखी जा रही थी, हालांकि हर बार भाजपा मना करती है कि हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन साफ तौर पे देखा जा रहा था कि पिछले एक महीने में वसुंधरा राजे ने कभी कोई कमेंट जो है नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो जितने भी नेता हैं उनके कमेंट बार बार आते रहे, टिप्पणी आती रही। इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने भी साफ तौर पर इस गतिरोध के दौरान आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। और इसी दरमियान जब ऐसी बात आई थी कि उनके गुट के जो वसुंधरा राजे के खेमे के जो उनके समर्थक जो विधायक हैं वो बाड़ेबंदी में नहीं जाएंगे। हालांकि इस बातों का खंडन जरूर किया था बीजेपी के नेताओं ने, लेकिन यह साफ तौर पर तय हुआ कि 3 चार्टर प्लेन विधायकों को बाड़ेबंदी के लिए गुजरात ले जाने के लिए तय हुए थे, लेकिन उनमें से मात्र एक ही जा पाया, 2 चार्टर विमान नहीं जा पाए। कई जो विधायक थे वसुंधरा राजे के समर्थन को जो माने जाते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे। उनका स्टैंड क्या होगा, जो मैडम बताएगी वही उनका स्टैंड होगा। तो साफ तौर से जिस तरह की नाराजगी जो हुई है, तो उसको शायद कम करने के लिए, आपसी समन्वय जो है बनाने के लिहाज से ही बड़े नेताओं को जो है बुलाया गया। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रदेश में जब कभी भी कोई सामान्य सत्र बुलाया जाता है तब विधायक दल की बैठक जरूर होती है, लेकिन इतने बड़े जो नेता होते हैं वो कभी उसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से इस नाराज़गी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली गई, 3-4 दिन तक वहाँ रही और तमाम बड़े नेता जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और बाकी जो तमाम नेता हैं उनसे वो मिली, अपनी बात रखी, तो उससे लगता है कि जिस तरह की नाराज़गी जो थी वो और जो है उसका गुबार ना फूट जाए, गुबार फूट के सामने ना आ जाए, इस लिहाज से एक समन्वय के तौर पे जो है तमाम बड़े नेता यहाँ जयपुर आए हैं और 11 बजे मीटिंग प्रस्तावित है। रामस्वरूप, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के घर पर ये 18 विधायक मिले, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे समर्थक प्रताप सिंह सिंघवी के घर कुछ विधायक मिलने गए थे और ये जो 12-18 विधायक जो बाहर गए थे घूमने, तो क्या इसको लेकर के भी कोई बात सामने आ रही है कुछ कि इस मुलाकात का मकसद क्या था जो प्रताप सिंह सिंघवी के यहाँ पे हुई थी, जो विधायक मिलने गए थे? देखिए, जो विधायक गए थे उनमें करीब 18 विधायक शामिल थे, लेकिन जाना ज़्यादा को था। लेकिन जैसा आपने जिस दिन बाकी 18 विधायक गए थे उस दिन भी कहा था कि कई विधायक ऐसे हैं जिनमें कईयों के नाम भी हमने बताए थे, तो वो विधायक जो उन्होंने साफ तौर पर मना किया था कि हम नहीं जाएंगे। ये बात हमने जब प्रताप सिंह सिंघवी के घर जाकर उनसे बात करी, उनसे पूछा, तब उन्होंने हालांकि मीडिया के सामने खुलकर तो ये नहीं बताया कि हमें क्या एक्शन लेना है, हम क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन ये संकेत जरूर दिए थे कि हमें जब तक कोई आला कमान के आदेश नहीं होंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे तो बाड़ेबंदी की सूचना ही नहीं है, बैठक की सूचना ही नहीं है, जब तक मुझे ऑथेंटिक सूचना कोई नहीं देगा तब तक मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इसी बीच जिस तरह की मुलाकातें हुई, बैठकें हुई, उससे लगता है कि अलग अलग गुट जो है बने हुए हैं, जिसको बांटने के लिए, उनको समन्वय रखने के लिए, गुटबाजी बिखर के बाहर ना आ जाए, उस लिहाज से जो है आज की बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अ, आज की हमारी अगली खबर है बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक थे उनके कांग्रेस में विलय को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। इन दोनों मामलों में इस मामले पर दोनों जगह कोर्ट में सुनवाई होगी। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के मामले में जो एकल पीठ है वहां पे सुनवाई चल रही है। ये मामला हाईकोर्ट की डीबी बेंच में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में ये मामला सुनवाई नहीं हो रहा है, हाईकोर्ट फैसला नहीं दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हाईकोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं देता है तो हम इस मामले को डिसाइड करेंगे। अब आज ये मामला दोनों तीनों जगह पर है। डीबी बेंच में, ये बड़ी अजीब सी बात है कि डीबी में बेंच में है, सिंगल बेंच में है और सुप्रीम कोर्ट में। रामस्वरूप, क्या आप हमको बता सकते हैं कि ये एक साथ जो तीनों जगह मामले चल रहे हैं, तो आखिर इसका क्या वो निकलेगा, किस कौन सा जो निर्णय है वो सामने रहेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, सिंगल बेंच भी कर रही है और हाईकोर्ट की डीबी बेंच भी कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब पहले से इस मामले की सुनवाई हुई थी तब ये कहा था कि पहले हाईकोर्ट का, राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको एक बार आने दीजिएगा, उसके बाद ही इसकी सुनवाई करते हैं। लेकिन पहले ये था कि डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया था कि एकल पीठ जो है वो 11 तारीख को इसकी मामले की सुनवाई पूरी करे और उस पर निर्णय दे। लेकिन 11 तारीख को सुनवाई पूरी नहीं हुई, शाम का समय हो गया और समय पूरा हो गया और दलीलें जारी थी, इसलिए मैं उस सुनवाई को कंटिन्यू रखा। कल 12 तारीख को सुनवाई दिन भर नहीं हुई थी, प्रस्तावित नहीं रखी थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि जन्माष्टमी के अवकाश अचानक ही घोषित होते हैं, या तो देर रात को या सुबह तक, तो इसलिए कल का दिन नहीं रखा। आज सुबह 10:30 बजे से दोबारा सुनवाई के लिए समय तय किया गया। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि क्योंकि राजस्थान सरकार ने आज दोपहर 1:30 बजे बाद जो है आधे दिन के अवकाश की घोषणा कर दी है, तो ऐसे में जिस तरह से परसों 11 तारीख को 4:30 बजे तक सुनवाई पूरी नहीं हुई, दलीलें रखी गई और दलीलें वही थी जो पूर्व में रखी जा चुकी थी। यानी कि जिस तरह से हमने बात की थी, प्रतीक कासलीवाल जो सीपी जोशी के वकील हैं, जो दिनेश नैन हैं, उनसे बात की थी, उन साफ तौर पर दलीलें जो पुराने रखी थी वही दोबारा रखी जा रही थी। तो आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होनी है, तब भी सेम उसी तरह के दोबारा से चलेगी कि क्या इसमें होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। जो दलीलें पूर्व में कुछ हाईकोर्ट के निर्णयों की नज़ीर रखी गई थी वो रखी जाएगी। अगर ये काम होते होते अगर 1:30 बज गया तो 1:30 बजे बाद हाईकोर्ट में भी अवकाश हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा तय नहीं है राजस्थान हाईकोर्ट का कि 1:30 बजे बाद सुनवाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से एक छुट्टी की घोषणा की हुई है तो हाईकोर्ट में भी आधे दिन का अवकाश आज हो सकता है, तो ये सुनवाई जो है और आगे बढ़ सकती है। इस बीच ये जो पूरा मामला है उसको लेकर अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जब ये मामला मेरे पास है, मैं सुनवाई कर रहा हूं, तो हाईकोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस मामले में विधानसभा के पूर्व सचिव ने कहा है कि जब 10वीं अनुसूची के जो पैरा 6 है उसके अनुच्छेद 212 का हवाला देते हुए कहा है कि जब अध्यक्ष के सामने मामला हो तो कोर्ट इसमें दखल नहीं कर सकता है। हालांकि सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.एन. भार्गव का ये कहना है कि हाईकोर्ट यानी जुडिशरी को हमेशा दखल करने का अधिकार है। रामस्वरूप, ये बड़ा दिलचस्प सा मामला बन गया है। क्या आपको इसमें जो विधायिका है और न्यायपालिका है, इसमें टकराव की आगे कोई बात बढ़ती हुई लग रही है? और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले 1-2 बार विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था और उसको हाईकोर्ट ने स्टे किया था पूर्व में, उसी तरीके से अब ये मामला बढ़ रहा है, क्या इसमें कोई लार्जर डिबेट की गुंजाइश बनती है? देखिए, मामला लंबा तो और खींच सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा गया है कि अधिकार क्षेत्र जो है ये स्पीकर का है विधानसभा में और विलय को मंजूरी दे दी गई है, सब कुछ उनकी तरफ से हो चुका है। वो भी करीब 1 साल पहले हो चुका है, सितंबर 2019 में हो चुका है। तो अब इतने दिन बाद जब कोर्ट ने भी ये कहा था कि इतने दिन बाद याद कैसे आई, ये बसपा के याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करके कहा था। लेकिन इसी बीच कई अलग अलग याचिकाएं दोबारा से दाखिल होती रही है और संभवतः मामले को लंबा खींचने के लिए ही, क्योंकि कल अलग से ज्ञापन पत्र पेश किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि अब जो बसपा के विधायक बताए जा रहे हैं वो बसपा के ना होकर के वो कांग्रेस के हैं। ऐसे में कांग्रेस का पक्ष भी सुना जाए, तो उनकी याचिका दाखिल हुई है। तो तय है कि परसों उसकी याचिका स्वीकार भी कर ली गई है। तो अब ये तय है कि मामला जो है और लंबा खींचेगा, इस पर आज निर्णय अभी जल्दी आना ऐसा प्रतीत नहीं होता है। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर से बात करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर राजस्थान की खबरों के साथ बने रहिएगा।
चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. स्वराज राजस्थान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से कल देर रात तक एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पूछताछ की। ये बताया जा रहा है कि ये पूछताछ जो है वो जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले में की गई है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने इससे इनकार किया है। खाचरियावास को पहले भी सम्मन दिया गया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। तब उनको और उनके पिताजी के नाम दोबारा सम्मन दिया गया और कल वो 4:30 बजे ईडी के ऑफिस में पहुंचे और रात 11 बजे तक उनसे पूछताछ हुई है। आरोप है कि प्रताप के बड़े भाई की एक कंपनी जो है वो बॉर्डर पर जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करती थी। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जितने भी करीबी थे, उनमें सबसे पहले उनके बड़े भाई अग्रसेन गहलोत, उनको ईडी का नोटिस मिला। इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ और कई अन्य नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। राजीव अरोड़ा जो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, उनके ऊपर भी। हम रामस्वरूप से एक बार फिर बात करते हैं इस मामले में। रामस्वरूप, क्या लगता है कि ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनका शिकंजा अभी कसता जाएगा? क्योंकि जो राज्य की जो एजेंसियां हैं उसने तो बागियों पर से मुकदमे लगभग उनमें ढील देनी शुरू कर दी है, राजद्रोह की धारा हटा ली, अब उनसे पूछताछ भी नहीं हो रही है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां अभी भी सख्त रवैया अपनाए हुए हैं।
बिल्कुल, खास तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो नज़दीकी लोग हैं उन पर शिकंजा लगातार पिछले कई दिनों से कसा जा रहा है। जैसा आपने भी जिक्र किया था कि उनके भाई को ईडी का नोटिस मिला था, वहाँ पर बाकायदा कार्रवाई हुई थी और उनके जो अशोक गहलोत के नज़दीकी हैं धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा, उन पर कार्रवाई हुई थी। और पिछले 1 महीने में जिस तरह से ये प्रताप सिंह जो खाचरियावास है, ये खास तौर से मुख्यमंत्री के रूप में एक तरह से एक ढाल बनकर उनके आगे साथ में खड़े रहते हैं। जब गतिरोध पैदा हुआ था उनकी तरफ से ही सभी तरह के बयान जो सचिन पायलट खेमे की तरफ जो लगाए जा रहे थे, तो वो भी सबसे आगे एक तरह से मुखर प्रवक्ता के रूप में या मुखर नेता के रूप में वो आगे रहे हैं। तो इनको जो है दोबारा से नोटिस देकर के कल बुलाया गया और कल शाम 4:30 बजे वो गए। रात को करीब 11 बजे यानी कि 6.5 घंटे तक ईडी के कार्यालय में रहे। जब गए थे तब ऐसा लगा था कि जाएंगे, जवाब देंगे और 10-15 मिनट में शायद वो बाहर आ सकते हैं। काफ़ी देर तक उनके समर्थक वहाँ रुके हुए भी थे, लेकिन रात को 11 बजे बाद उनको ईडी कार्यालय से वहाँ से फ्री किया गया, तब वो बाहर आए। इससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो नज़दीकी नेता है उनको दबाने के लिए ऐसे कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बहुत 10-15 साल पुराने मामलों पर भी कोई जवाब लेना है, कोई पूछताछ करनी है, तो ये अभी क्यों किया जा रहा है जब प्रदेश में एक सत्ता का गतिरोध बना रहा था और कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र के बाद में भी हो सकता था। अगर किसी मामले में उनको जवाब चाहिए होता है, पूछताछ करनी होती है, तो ये विधानसभा सत्र के बाद में ही हो सकती थी। लेकिन इतनी बड़ी क्या इमरजेंसी थी, कौन सा बड़ा घोटाला हो गया, कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि तुरंत एक दिन नोटिस दिया और अगले दिन हाजिर होने के लिए कहा। रामस्वरूप, ये जिस कंपनी के का जिक्र किया जा रहा है कि जिसके एजेंट के रूप में इनके भाई काम कर रहे थे, ये वही कंपनी है PACL जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शंभू सिंह खेतार शामिल थे और जो बॉर्डर पर जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला उठा था, ये वही कंपनी है? बिल्कुल वही कंपनी है PACL जिसका वैशाली नगर में दफ्तर था और करीब 4-5 साल पहले भी एक बार रेड पड़ी थी, कार्रवाई हुई थी, लेकिन तब उसे लगा था कि इस मामले की जांच हो चुकी है, मामला जो है बंद हो गया। और इसी मामले को जो है दोबारा से इसमें लग रहा है कि उसमें इसी मामले को लेकर के पुनः इस मामले में नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया है। लेकिन खाचरियावास के साफ तौर पर कहना है कि उनके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी जो है वो पूर्व उपराष्ट्रपति बेरू सिंह शेखावत के सगे भाई हैं। उसके बावजूद भी, और 80 साल की उनकी उम्र है, वो ज़्यादा कहीं मूवमेंट नहीं करते, उसके बावजूद भी उनको नोटिस देकर के बुलाया गया है। उनके जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनके भाई को भी बुलाया गया। लेकिन कल प्रताप सिंह खाचरियावास अकेले गए अपनी बात कहने के लिए, लेकिन उनको भी वहाँ पर 6.5 घंटे का वक्त वहाँ देना पड़ा। ईडी ने पूछताछ की, लेकिन ये अभी जिस तरह से बयान दिया था प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि उनसे ज़मीन के बारे में जो खरीद फरोख्त हुई थी यहाँ बॉर्डर के आसपास की, उसके बारे में पूछताछ नहीं की। उनके जो उनका रेवेन्यू क्या है, बैलेंस क्या है, उसके बारे में उनसे जानकारी मांगी। लेकिन क्या बैलेंस पता करने के लिए 6.5 घंटे तक ईडी कार्यालय में रुकना पड़ता है? ये बात थोड़ी गले कम उतरती है। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि विधानसभा का सत्र कल शुरू होने वाला है और इस बीच में दोनों दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कल जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि वो उनका विधायकों से अच्छा संवाद हुआ है ये जो 1 महीने होटल में रुके हैं उस दौरान। तो सतीश पूनिया कहना है कि ये साफ बताता है कि सरकार बनी तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री का अपने विधायकों के साथ कोई संवाद नहीं था। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ ये कांग्रेस का आंतरिक कलह था, लेकिन इसमें बीजेपी को जानबूझकर लपेटा गया क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आला कमान के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहते थे। और उन्होंने कहा है कि जनता ने देखा है कि वो जिस समय तकलीफ में थी उस समय कांग्रेस के विधायक किस तरह होटल में मौज मस्ती कर रहे थे। इस बीच ये खबरें भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मानस बनाया है कि जो कल विधानसभा सत्र होगा उसमें वो फोन टैपिंग और ये विधायकों के जो इनको बाड़ेबंदी की गई, लोकस्ट अटैक हुए, इन सब को लेकर के और कांग्रेस सरकार पर हमला करने की मंशा बना रही है। इसके लिए रणनीति तैयार हो रही है। रामस्वरूप से हम चर्चा कर लेते हैं कि रामस्वरूप, क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? क्या ये इस विधानसभा सत्र को शांतिपूर्वक चलने दिया जाएगा या आपको लगता है कि ये हंगामे में ही खत्म हो जाएगा?
बिल्कुल इस बार विधानसभा सत्र में बेहद ज़्यादा हंगामा होने के आसार हैं, संभावना है, क्योंकि सरकार का तो ये कहना है कि वो कोरोना पर चर्चा करेंगे, जो प्रमुख बिल है सरकार के द्वारा लाए जाने हैं उस पर चर्चा करेंगे, और कोरोना काल के बाद में सरकार की जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ाई है उसको लेकर के उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन भाजपा साफ तौर से इसी बात को लेकर तैयारी कर रही है कि जिस तरह से बीते एक महीने में जो गतिरोध हुआ उस दौरान एसओजी के द्वारा खुद के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाना और खुद के द्वारा वापस एफआईआर लगाया जाना, उसके बाद में जो फ़ोन टेपिंग का मामला भी उछला था, लेकिन हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है और तथ्य जो भी हुए उसमें कभी ये साफ नहीं हो पाया कि फ़ोन टेपिंग हुई थी क्या। लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर के भाजपा कांग्रेस को, सरकार को विधानसभा में घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है और पूरे जो गतिरोध हुआ उसको लेकर के भारी हंगामा होने के आसार है। हालांकि कोशिशें चर्चा की जाएगी लेकिन चर्चाएं बहुत कम होने की संभावना, क्योंकि भाजपा को बहुत मुद्दे मिले हुए हैं जिसकी वजह से वो सरकार को घेरने से नहीं चुकेगी। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बात का भी पूरा अंदेशा है कि यदि हंगामा होगा तो ये जो सत्र है ये ज़्यादा ना चले, इसको 2 या 3 दिन में ही निपटा दिया जाए। ये थी राजस्थान से आज की खास खबरें। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के लिए, देश और दुनिया की आगे की खबरों के लिए।